हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायो का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। हिंदी में बोले तो आवृतबीजी में या आवृतबीजी पादपों में जनन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है उसकी पहले थीम देख लेते हैं। पहले हमें पढ़ना है पुष्प। पुष्प यानी कि आवृतबीजियों का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक अंग। उसके बाद हम निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम परागण पढ़ेंगे और उसके बाद द्विनिषेचन और त्रिशलयन एवं उसके बाद असंगनन एवं बहुभ्रूणता पढ़ेंगे। और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे बीज एवं फल, यानी बीज एवं फल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो गाइस यार, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आवृतबीजी पादप आखिर कहते किसे हैं। तो आवृतबीजी पादप आपको मैं बता दूं कि वे पादप होते हैं जिनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर फल भित्ति का आवरण ढका हुआ होता है, यानी फल भित्ति पाई जाती है उनके बीज के ऊपर। और आपको बता दूं जनन किसे कहते हैं। तो जनन यानी कि कोई भी जीव हो या पादप हो, वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान दूसरी अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है, यानी कि अपने समान दूसरे जीव का फॉर्मेशन करता है, उसे ही अपन जनन कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवृतबीजी पादपों में जनन। पहले हम पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प आवृतबीजों का एक आवश्यक अंग है, ये तो अब सबको पता ही होगा। पुष्प आवृतबीजी पादपों का एक आवश्यक आकर्षक अंग है। ये आकर्षक है क्योंकि ये आकर्षित करता है किसको, कीटों को, यानी कि परागण करने के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक प्रजनन का कार्य पुष्प द्वारा संपादित होता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और फिर इसके बाद पुष्प में उपस्थित बाह्य दल एवं दल सहायक अंग, यानी कि पुष्प में उपस्थित बाह्य दल बोले तो ये बाहर की हो, ये हरे कलर का होता है सामान्यतः, और दल रंगीन होता है, ये दल है, यानी कि आपने पंखुड़ी देखी होंगी, वो दल होते हैं, है ना। और पुमंग और जायंग लैंगिक प्रजनन हेतु आवश्यक अंग कहलाते हैं, यानी कि जो दल और बाह्य दल ये तो होते हैं सहायक, ये यानी कि सहायता करते हैं, नहीं कि प्रजनन में हिस्सा लेते हैं, ओनली ऑन हेल्प। लेकिन जो पुमंग और स्त्री केसर हैं, या पुमंग और जो ये जायंग हैं, ये क्या करते हैं, ये मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये नेसेसरी ऑर्गन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले अब हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। पुंकेसर के समूह को, यानी कि पुंकेसरों के समूह को पुमंग, ये एक पुंकेसर है, ये नहीं, सॉरी, ये ओनली ये एक पुंकेसर है। तो पुंकेसर मैं आपको बताऊं, देखो ये है ना, ये ये ओनली ये एक पुंकेसर है। और पुंकेसरों के समूह को अपन बोलेंगे पुमंग। क्या, पुमंग। और पुमंग की एक इकाई को अपन बोलते हैं पुंकेसर। अब आपके बात समझ में आगे होगी। तो पुंकेसरों के समूह को तो अपन बोलते हैं पुमंग, और पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, जायंग की एक इकाई को अंडप कहते हैं। जायंग की एक इकाई को अंडप कहते हैं। अब ये जायंग बोले तो जायंग में आपको इसमें देखिए, ये जो जायंग है, ये बीच में जायंग है, ये इसमें नीचे अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। तो जायंग की एक इकाई को अपन बोलते हैं स्त्री केसर। क्या, जायंग की एक इकाई को अंडप या स्त्री केसर, एक की बात होती है वो। पुंकेसर के, और अब आगे बढ़ते हैं, पुंकेसर के परागकोश। अच्छा, ये पुंकेसर का एक परागकोश होता है, दो पाली युक्त, इसको बोलते हैं परागकोश। तथा अंडप के बीजांड, और अंडप के बीजांड यानी कि अंडप यानी स्त्री केसर के बीजांड, जिससे भ्रूण बनता है। ओके, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता होना चाहिए कि जब हम यानी कि जैसे अपने ह्यूमंस में ले लीजिए, जब शुक्राणु और अंडाणु सेल्स का निर्माण होता है तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की वो कोशिकाएं मिलकर आगे जाके समसूत्री यानी 2n बनाएंगी,
और 2n हमारे शरीर में सारी कोशिकाएं 2n होती हैं, लेकिन बस जनन कोशिकाओं को छोड़कर इसी प्रकार पादपों में भी यही सिस्टम होता है। जनन कोशिकाओं को छोड़कर सारी कोशिकाएं 2n होती हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी कि अंडक के बीजांड में अर्धसूत्री और पुंकेसरों के परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पुंकेसरों में तो बनता है लघु बीजाणु, यानी कि परागकण, यानी कि पुंकेसरों में लघु बीजाणु, इनको परागकण भी कहते हैं। ओके, तथा अंडक में यानी कि स्त्री केसर में क्या बनता है, गुरु बीजाणु। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस पुंकेसर के पै से ध्यान रख लो, पै से लघु बीजाणु बनेगा, यानी कि पुंकेसर से लघु बीजाणु। और स्त्री केसर में क्या बनेगा, गुरु बीजाणु, या अंडक में गुरु बीजाणु। स्त्री केसर और अंडक एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न का कोई सिस्टम नहीं है। ओके, अब आप पढ़ते हैं आप आगे। इसमें पुंकेसर बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। तो देखिए, अपन ने पुंकेसर पढ़ा था पहले। पुंकेसर में ऐसी कुछ संरचना थी। तो देखिए, पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के मुख्य, सॉरी ये गलत थोड़ा ऐसे समझने के लिए बनाया है, इसमें कोई वो नहीं है। पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला पुतंतु, इसे अपन बोलते हैं पुतंतु। ओके, समझ में आ गया होगा। लंबी डंड इसमें लिख रहा होगा, देखो पुतंतु, यह लंबी धागेनुमा संरचना है। परागकोश, ये रे 2 पाली, इसे बोलते हैं अपन परागकोश। ओके, परागकोश और योजी को परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली योजी। ओके, परागकोश की संरचना की हम जब अनुप्रस्थ काट, यानी कि परागकोश के, इसको हम ऐसे काटते हैं, अनुप्रस्थ काट, ऐसे ऐसे अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको यह बात पता होनी चाहिए, परागकोश को, यानी कि परागकोश में होती है 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ। तो इसमें परागकोश, यानी कि परागकोश में कुल पाली कितनी है, 2। तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, और 2 पालियों में 4 कोष्ठ। तो अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, परागकोश में 4 बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि 4 कोष्ठ, यानी कि एक पाली में 2 पाली, एक पाली में 2 कोष्ठ, तो 2 पालियों में 4 कोष्ठ, तो चारों कोष्ठों में 4 बीजाणुधानियाँ दिखाई देती हैं। प्रत्येक बीजाणुधानु के बाहर 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें, 4 परतें पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक बीजाणुधानी, यानी कि बीजाणुधानी किसके अंदर है, आप समझिए बात को, बीजाणुधानी किसके अंदर है, किसके अंदर, परागकण, यानी कि परागकोश के अंदर है। परागकोश यानी कि परागकोश की भी एक कोष्ठ के अंदर, प्रत्येक कोष्ठ के अंदर एक एक लघु बीजाणु उपस्थित होती है, यानी बीजाणुधानी उपस्थित होती है। ये बात समझने की बात है। अब आप देख लीजिए, बीजाणुधानी के बाहर 4 परतें पाई जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। इनको याद रखना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा यानी कि बीजाणुधानी के, यानी सबसे ऊपर की त्वचा जो होती है बीजाणुधानी के, उसे कहते हैं अपन बाह्य त्वचा। उसके अंदर की एंडोथीसियम, उसके अंदर की मिडिल लेयर, एंड उसके अंदर की टैपिटम, यानी कि टैपिटम कुछ इस प्रकार की होती है, खुरदरी खुरदरी, वो हम आगे पढ़ लेंगे। सबसे, अब देख लीजिए ये लिखा हुआ है, सबसे भारी परत बाह्य त्वचा कहलाती है। बाह्य त्वचा के अंदर होती है अंतःस्थिसियम, यानी कि इसको हम एंडोस्थिसियम भी कहते हैं, एंडोथीसियम। आर्द्रताग्राही होने के कारण ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। मध्य परत 1 से 3 परत मोटी होती है। परिपक्व अवस्था में नष्ट होकर बीजाणुजन्य ऊतकों को पोषण प्रदान करती है। अब ये बात समझने वाली है, ये टैपिटम भी पोषण प्रदान करती है, लेकिन टैपिटम लेती है मध्य परत से, टैपिटम लेती है मध्य परत से, और टैपिटम देती है किसको, इनको बढ़ते हुए परागकणों को। ये बात समझने की है। बीजाणुजनन कोशिकाएं, बीजाणुधानी में सबसे अंदर मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु निर्माण करती हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी कि बीजाणुधानी होती है बीच में, इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु मात्र बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कोई गलती हो गई है तो कमेंट में हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूं। ओके, बाय।